आज हम लोग साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आँख की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है जिसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तीसरा क्या है कि मानव नेत्र में कचाव द्रव और नेत्रोध के कारण आंसू आते हैं जो लेंस और रेटिना के बीच स्थित होते हैं। चौथा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर आपका पांचवा है कि दूर या दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है कि जड़ा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस का या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। सातवां है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर आठवां है कि छड़ और शंकु है उसी के कारण रंग और आकार को पहचाना जाता है। जो छड़ है रोड के कारण आकार को, तथा शंकु के कारण कलर को पहचाना जाता है, रंग को पहचाना जाता है। फिर है कि प्रिज्म 5 सतहों का बना होता है जिसमें बना कोण 60 डिग्री का होता है। तो चलिए देखते हैं ये 9 पॉइंट से किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँख की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। दूसरा कि आँख की दूर बिंदु कितनी है, तो आँख की दूर बिंदु जो है अनंत है। फिर पूछा कि मानव में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। यह पूछा कि मानव में जो लेंस पाया जाता है उस लेंस को क्या कहते हैं, तो नेत्र लेंस कहते हैं। फिर पूछेगा कि मानव में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। किस भाग पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है ना। फिर पूछेगा कि आंसू किसके कारण आता है, तो कचाव द्रव के कारण आंसू आता है। फिर पूछेगा ये 4 में से क्वेश्चन कन्फर्म ही पूछेगा। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जड़ा दुर्दशा के लिए बायोफोकल और अबिंदुकता के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। निकट, तो निकट का अवतल लेंस हो गया, ठीक है। दूर, तो दूर का उत्तल हो गया। फिर है आपका अबिंदुकता, तो अबिंदुकता का आपका हो गया बेलनाकार हो गया। और जड़ा दुर्दशा, तो जड़ा दुर्दशा का बायोफोकल जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। फिर है आपका पूछता है कि प्रिज्म में बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो प्रिज्म में बना कोण जो होता है आपका कितना 60 डिग्री का होता है और उसमें 5 सतह होते हैं। चलिए अब हम लोग 9वें पॉइंट के बाद 10वें पॉइंट की बात करते हैं। 10वें पॉइंट देखते हैं। 10वें पॉइंट में है कि सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश है उसको, और जो दुधिया बल्ब होता है उस प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहा जाता है। फिर है लाल, हरा, नीला, जिसको हम लोग RGB बोलते हैं, वो प्राथमिक रंग है। और जो पीला है, पिकॉक नीला है, और मेजेंटा है वो द्वितीयक रंग है। फिर लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है। फिर बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका विचलन सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ, जिसका मान 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। 400 से लेकर 700। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है तथा 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। फिर लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 620 से 700 नैनोमीटर होता है तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 400 से लेकर 440 नैनोमीटर होता है। 7 रंगों के मिश्रण को हम लोग बैजानी हपिनाला बोलते हैं, जिसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहने का मतलब होता है जिसका एक सिरा बैंगनी होता है और दूसरा सिरा लाल होता है। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, फैलाना, छितराना या बिखरना होता है। रेले नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव की जानकारी के बारे में बताया था। और जो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा क्या होता है, काला प्रतीत होता है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहेंगे, तो सूर्य के प्रकाश को या तो दुधिया बल्ब को। यह पूछेगा कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन से आते हैं, क्रम से ही पूछेगा, तो लाल, हरा और नीला याद रखना है। फिर पूछेगा कौन सा वर्ण है, कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है। यह पूछता है कि कौन सा वर्ण है जिसका विचलन सबसे कम होता है, तो सबसे कम विचलन लाल का होता है। इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल हम लोग रेलवे सिग्नल में करते हैं।
फिर पूछेगा कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका सबसे कम आपका तरंग दैर्ध्य है, तो बैंगनी है। जिसका विचलन सबसे अधिक होता है, ये पूछता है कौन सा वर्ण ऐसे है जिसका विचलन सबसे अधिक है, तो बैंगनी का। फिर पूछेगा तो कि तरंग दैर्ध्य का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 400 से लेके 700 तक। फिर पूछेगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर। और 1 एंगस्ट्रम बराबर पूछेगा तो 10⁻⁻10। लेकिन यही उल्टा अगर पूछेगा कि 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है, तो 10⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। उसी तरह से एंगस्ट्रम में भी 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रम हो जाएगा, उल्टा पूछेगा तो। या कभी पूछता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो 620 से 700 नैनोमीटर। या बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो 400 से लेकर 440। पूछेगा कि स्पेक्ट्रम का सबसे झुका हुआ सिरा कौन होता है, तो बैंगनी होता है। कौन होता है, बैंगनी होता है। फिर पूछेगा आपका कि कौन सा सिरा जो है स्पेक्ट्रम का सबसे ऊपर में होता है, तो लाल होता है। या पूछेगा कि परिकिरणन है, परिकिरणन का अर्थ क्या होता है, तो फैलाना, छितराना या बिखरना होता है। फिर पूछता है कि कौन बताया टिंडल प्रभाव के बारे में, कौन से वैज्ञानिक बताए थे, तो टिंडल प्रभाव के बारे में आपका रेले नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। फिर पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, नीला नहीं प्रतीत होता है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो अभी तक हम लोग 21 क्वेश्चन को जानते हैं, 21 पॉइंट को जान चुके हैं, जो कि अभी हम आपको फिजिक्स में बता रहे हैं। तो 21 के बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन मतलब पॉइंट के बारे में। 22 नंबर क्या है, तो 22 नंबर में आपका है कि मानव नेत्र जो होता है रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव, जो मानव नेत्र है उसके रेटिना पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि मानव नेत्र में बना इमेज रेटिना बनता है और उसका इफेक्टेड लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। 1/16 सेकंड तक, ऐसे 1/10 भी रहता है जहाँ कहें, लेकिन रियलिटी में 1/16 सेकंड तक रहता है। मानव नेत्र के दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र है उसका कौन सा भाग पर, तो रेटिना पर, दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जब हम लोग नेत्र को दान करते हैं तो नेत्र दान करते समय आँखों का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब है, जो श्वेत प्रकाश है उसको विभिन्न रंगों से विभक्त कराएंगे तो वर्ण विक्षेपण, लेकिन ये श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से विभक्त होने के लिए हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर है न्यूटन ने सबसे पहले कांच की प्रिज्म की मदद से सूरज की रोशनी का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। फिर है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। फिर है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर होता है उस समय वो सफ़ेद दिखाई देता है। नेत्र गोलक है, तो नेत्र गोलक का आकार लगभग गोला होता है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर अर्धवृत्त आकार पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। आँखों का सुरक्षा कवच है जिसको पुतली कहते हैं। आँखों के पीछे रेटिना कैमरा में फिल्म की तरह काम करता है। और नेत्र गोलक के सबसे सूक्ष्मग्राही परत को हम लोग रेटिना कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मानव नेत्र पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रभाव कितना देर तक रहता है, तो 1/16 सेकंड तक। अगर 1/16 सेकंड नहीं रहेगा तो 1/10 सेकंड आप मार सकते हैं। फिर पूछेगा कि मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर। यह पूछेगा कि नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग को दान किया जाता है, तो आपका कॉर्निया को दान किया जाता है। फिर है कि श्वेत प्रकाश से प्रिज्म को मतलब कि वर्ण विक्षेपण को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपका पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश कब सफेद होता है, तो दोपहर में होता है। नेत्र गोला का आकार लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर है आपका अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार आकार की पट्टी जो है उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। फिर है आपका क्या कि आँख का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं, पुतली को कहते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, इतना क्वेश्चन हम लोग किस में, फिजिक्स में देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को केमिस्ट्री में देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में लभवाजे ने 12वीं शताब्दी में धातु और धातु के बारे में बताया था। फिर अगला पॉइंट है कि डोबरेनर ने तिर्यक नियम का प्रतिपादन 1817 ईस्वी में किया था। तीसरा है कि डोबरेनर जो थे उसके समय तत्वों की जो ज्ञात संख्या थी वो 53 थी और प्लेटिनम उत्प्रेरक को वो सबसे पहली बार खोज किया था। फिर है कि डोबरेनर ने 3 तत्वों को इसके बढ़ते हुए परमाणु भार पर सजाया था। उसके अगला पॉइंट है कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन 1865 ईस्वी में किया था, जिसके समय कुल तत्वों की संख्या 56 थी। फिर न्यूलैंड्स के अनुसार सभी तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही काम किया था और उसमें 56वां तत्व जो था आपका थोरियम था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, भारी तत्वों के लिए नहीं। उसके बाद मेडलिफ ने आवर्त सारणी के बारे में 1869 ईस्वी में बताया, जिस समय कुल तत्वों की संख्या 63 थी।
और 1872 ईस्वी में मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में छपी और वही आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को माना जाता है। तो देखते हैं किससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डोबरेनर ने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। कितना में? 1817 ईस्वी में। तो डोबरेनर के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 53 थी। फिर पूछेगा कि परमाणु भार के आधार पर कौन सजाया था? तो डोबरेनर ने सजाया था 3 तत्वों के इसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। फिर पूछेगा कि अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किया? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन आपका न्यूलैंड्स ने 1865 ईस्वी में किया था और उस समय तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 56 थी। फिर पूछेगा कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहाँ तक काम किया? तो केवल कैल्शियम तक ही काम किया था। और फिर पूछेगा कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका मतलब कि नियम हल्के तत्वों के लिए खाली लागू होता था? तो न्यूलैंड्स का। फिर उसके बाद पूछा कि आपका आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी का जनक आपका मेंडलीव को माना जाता है। फिर पूछेगा कि आवर्त सारणी के बारे में कब बताया गया था? तो 1869 ईस्वी में बताया गया था, जिसमें कुल तत्वों की संख्या 63 थी। फिर पूछेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में कब छपी थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसे जर्मन पत्रिका में आपका 1872 ईस्वी में छपा था। कितना? 1872 ईस्वी में छपा था। तो इस तरह से आपका 11 पॉइंट से आपका क्वेश्चन को पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे पॉइंट है केमिस्ट्री में उसकी कि क्या है और क्या नहीं है, उससे किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इतना याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि आवर्त सारणी का जनक, तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को माना जाता है और ये जर्मन पत्रिका में 1872 ईस्वी में छपी थी। चलिए हम लोग 12 नंबर पॉइंट को जानते हैं। तो 12 नंबर में है कि मेंडलीव के अनुसार जो था तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते थे। जो मेंडलीव का है उसका अनुकूल तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते थे। मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त और वर्ग के बारे में बताया था। वही आवर्त सारणी का जनक आपको किसको? तो आवर्त सारणी का जनक जो है आपका तो मेंडलीव को माना जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को माना जाता है। तो मोसले के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। और मोसले जो थे बताएं कि वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं सब क्षार धातु हैं। वर्ग 2 वाले सब के सब आपका क्या? क्षारीय मृदा धातु हैं। शून्य वर्ग वाले 18वें वर्ग है अक्रिय गैस है। वर्ग 11 वाले सिक्का धातु है। 17 वाले हैलोजेंस है। फिर बताएं कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में भी 18 तत्व, पांचवें में 18 तत्व, छठे में 32 तत्व तथा सातवां जो आपका आवर्त है अपूर्ण है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुकूल कुल तत्वों की संख्या 118 है। फिर है कि मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में 1913 ईस्वी में बताया गया था। फिर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 34 तत्व प्रकृति के पाए जाते हैं, जिसमें 91 मतलब कि और आधुनिक आवर्त सारणी जिसमें 91 धातु, 20 अधातु और 7 उपधातु है। तो पूछता है कि निम्न में से मतलब कि उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो 7 है। फिर पूछेगा कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। वर्ग 1 वाले को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। फिर पूछता है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है 2 में कि आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18, याद रखना है। वर्ग 2 वाले तत्व को क्षारीय मृदा धातु और वर्ग 18 वाले को अक्रिय गैस कहते हैं। वर्ग 17 वाले के हैलोजेंस कहते हैं और वर्ग 11 वाले को सिक्का धातु कहते हैं। तो ये सब याद रखना है। फिर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के समय तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 118 थे। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं? तो मोसले को कहते हैं, जिसके बारे में 1913 ईस्वी में बताया गया था। तो 1913 ईस्वी में बताया गया था। फिर पूछेगा कि आवर्त सारणी में मतलब कि कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आवर्त सारणी में 94 तत्व प्रकृति के पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा है। फिर पूछेगा कि तत्वों के गुणधर्म उसका परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका मेंडलीव का था। लेकिन वही पूछेगा कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु क्या संख्या के आवर्त फलन? तो मोसले का। आगे तो वर्ग 1, वर्ग 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। 13 से 18 तक पी ब्लॉक में आते हैं। यानी कि वर्ग 1, 2 जो है एस ब्लॉक में, 3 से 12 डी ब्लॉक में और 13 से 18 जो है पी ब्लॉक में है। तो इस तरह से उपधातु के अंतर्गत कौन है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। ये सब उपधातु है। अक्रिय गैस में कौन कौन है? तो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। 7वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 25 है, जो कि पूरा नहीं है। फिर है अभी बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं और क्षैतिज जो पंक्ति उसी को आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी में सबसे मतलब कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है और सबसे कम जो है आयोडीन है। किसी वर्ग विशेष में सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। फिर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते रहते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन सा आपका अक्रिय गैस है? तो आपका यही रहेगा
हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एरोन, इसमें से कोई भी रहेगा तो आपका अक्रिय गैस हो जाएगा। फिर पूछा है निम्न में से कौन सा आपका उपधातु है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलिनियम, ये सब क्या उपधातु है, ये पूछता है। फिर पूछेगा क्या कि कौन से वैज्ञानिक अनुकूल जो है आपका तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, तो मोसले के द्वारा सजाया गया। फिर पूछेगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है, और सबसे जो कम है वो आपका आयोडीन है। फिर पूछता है क्वेश्चन में कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्ति जो है उसी को हम लोग आवर्त कहते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पूछेगा कि एस ब्लॉक के तत्व जो है मतलब 1 और 2 वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं, तो एस ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक वाला को क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक। 13 से 18 तक वाले को क्या कहते हैं, तो पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ से केमिस्ट्री में इस मतलब कि इतना तो आपका फिजिक्स में भी 30+ बताए थे, इसमें भी आपका 30+ बताए। और केमिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं जो बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि फार्मूला पर आधारित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जिप्सम। जिप्सम जो है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CaSO4 × 2H2O होता है। और जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताना है CaSO4 × 2H2O है। फिर धोबिया सोडा। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा। फिर पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो भी Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट जो है धोबिया सोडा को कहा जाता है। फिर है आपका ग्लोबर के नमक का रासायनिक सूत्र। जो ग्लोबर का नमक है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2SO4 × 10H2O होता है। और जो ग्लोबर का नमक है उसका नाम क्या है, तो डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट या मीराबिलाइट। तो कभी कभी पूछता है कि मीराबिलाइट का सूत्र क्या होता है, तो Na2SO4 × 10H2O होता है। आगे हम लोग बात करते हैं सोडा एस के। तो सोडा एस जो है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 है। सोडा एस जो है Na2CO3, और इसी को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडा एस का भी नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इस तरह से। फिर है चूने का पानी। तो चूने के पानी का रासायनिक जो सूत्र होता है CaOH2 होता है। चूने का पानी जो है उसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है। और चूने के पानी को हम लोग रासायनिक नाम को देखते हैं तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, तो CaOH2। या पूछेगा कि चूने का जो पानी है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसको बोलेंगे कि CaOH2 है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है और किस तरह से कौन फार्मूले को पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे कौन सा फार्मूला जो है आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसकी बात करते हैं। आगे है धोबिया सोडा। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो है आपका Na2CO3 होता है। धोबिया सोडा है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 कहेगा। या धोबिया सोडा का ही पूछेगा तो Na2CO3 याद रखना है। फिर बात करते हैं विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है या CaOCl2 होता है। तो विरंजक चूर्ण का नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण का नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड। तो इसको याद रखना कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है और क्या नहीं है। फिर बात करते हैं खाने के सोडा का। तो खाने के सोडा है जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। तो पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो NaHCO3। या मीठा सोडा का सूत्र क्या है, तो NaHCO3। या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो NaHCO3 याद रखना, तीनों को एक ही होता है। फिर आगे बात करते हैं कली चूना की। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, और रसायन विज्ञान में इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। या पूछा कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो CaO। या पूछा कली चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO होगा। फिर नीला थोथा। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। Cu क्या है, SO4 है × 5H2O है। और इसे क्या कहते हैं, तो नीला थोथा को तोतिया कहते हैं, या इसी को क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट या क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। CaSO4 × क्या होता है, 12H2O होता है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम हो गया वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये पूछ सकता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4
इंटू हाफ H2O होता है। क्या पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब याद रहेगा तब आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो आपका गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए ये सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग और आगे जानते हैं इसके बारे में, फार्मूले के बारे में। तो आगे क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। या पूछा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो CaOH के होल टू, CaOH के होल टू जो है आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। फिर चीनी का सूत्र क्या है, तो चीनी का सूत्र जो है C12H22O11 होता है। ग्लूकोज के पूछेगा तो C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है किसका, ग्लूकोज का, है ना। चीनी को हम लोग सुक्रोज कहते हैं, चीनी को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज का भी अगर सूत्र पूछेगा तो C12H22O11 हो जाएगा। फिर संगमरमर की बात करते हैं तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर संगमरमर का पूछे रासायनिक सूत्र CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट भी पूछे तो CaCO3 ही होगा। फिर है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक जो है उसमें सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तब जाकर आयोडीन युक्त नमक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन युक्त नमक में क्या चीज़ मिलाते हैं, तो आयोडीन युक्त होता है। तो उसमें हम लोग चाहे तो सोडियम आयोडाइड को मिलाएंगे या तो पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे, तब वह नमक क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं साधारण नमक की। तो साधारण नमक जो है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, यानी कि साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो अगर पूछा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो NaCl, या NaCl किसका सूत्र है, तो सोडियम क्लोराइड का है। बात करते हैं आगे मीथेन। तो मीथेन जो है, मीथेन को आपका सूत्र जो है CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। या ऐसे पूछते CH4 क्या है, तो CH4 जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। या पूछा ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो मीथेन है। तो याद रखना है कि मीथेन का जो है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। फिर है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा या क्रीम ऑफ टार्टर नामक अम्लीय तत्व या कॉर्नफ्लोर का मिश्रण जो होता है किसका होता है, तो NaHCO3 इंटू और क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल का ये सब मिश्रण होता है, मिला हुआ होता है। तो ये सब याद रखना है फार्मूला। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बहुत से फार्मूले को देखें, बहुत से क्या फिजिक्स में 32-34 क्वेश्चन को देखें, केमिस्ट्री में क्वेश्चन को देखें, उसके बाद फार्मूले को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखेंगे। उसके बाद इसके अगले वीडियो में भी हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए तो आगे देखिए इसमें फार्मूला क्या है। उससे कन्फर्म है, 110% गारंटी है कि आपसे पूछता है। जैसे एल्काइल समूह को हम लोग एल्किल समूह कहते हैं, जिसका सूत्र CnH2n+1 होता है। एल्किल रहेगा तो उसका सूत्र CnH2n+1 रहेगा। फिर एल्केन है तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। फिर एल्किल या ओल्फिल, एल्कीन या ओल्फिल जो होता है उसका सूत्र होता है CnH2n। ये याद रखना है, अक्सर पूछता है, हमेशा पूछता है। फिर है एल्काइल या एसिटिलीन। एल्काइल को एसिटिलीन बोलते हैं जिसका सूत्र CnH2n-2 होता है। तो याद रखना है ये 4 फार्मूलास में एक फार्मूला आपको कंफर्म पूछेगा, एल्काइल, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। फिर है अल्कोहल। तो अल्कोहल का सूत्र जो होता है CnH2n+1 OH होता है और इसका क्रियाशील मूलक OH होता है और इसको नामकरण करते समय ऑल जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि OH किसका क्रियाशील मूलक है, तो OH जो है आपका अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। फिर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड का जो है समान सूत्र आपका क्या होता है, तो CnH2n+1 CHO होता है। तो एल्डिहाइड का जो अभिक्रियाशील मूलक है वो CHO होता है, अल होता है। यानी एल्डिहाइड का पूछेगा कि CHO किसका क्रियाशील मूलक है, तो CHO जो है आपका एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। फिर ईथर की बात करते हैं तो ईथर का समान सूत्र CnH2n+2O होता है और ईथर का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड O है और इसी को डाईमेथिल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं। तो पूछता है कि डबल बॉन्ड O किसका क्रियाशील मूलक है, तो ईथर का है। फिर कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का समान सूत्र CnH2n होता है ना। और कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है। तो पूछेगा C डबल बॉन्ड O किसका क्रियाशील मूलक है, तो C डबल बॉन्ड O है कीटोन का। तो याद रखना है एल्डिहाइड का CHO हो गया, OH अल्कोहल का हो गया, डबल बॉन्ड O ईथर का हो गया, C डबल बॉन्ड O जो हो गया कीटोन का हो गया। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 हो गया, एल्किन का CnH2n हो गया, एल्केन जो है एल्केन का CnH2n+2 हो गया और एल्काइल का हो गया CnH2n+1। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये हर बार आपसे एग्जाम में
में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फार्मूला से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा इस फार्मूले के बाद, और थोड़ा सा इसमें लेसन में फार्मूला बचा हुआ है जो, तो उसके बाद आपका ये वीडियो कंप्लीट रहेगा। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र CnH2n+1 COOH होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक COOH होता है, जिसको एक अम्ल। ये भी क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है कि COOH किसका है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो FeSO4 है, जिसको हरा थोथा या आयरन सल्फेट बोलता है। आयरन क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो आयरन सल्फेट का FeSO4 होता है। फिर सफ़ेद थोथा की बात करते हैं, तो सफ़ेद थोथा जो है उसका रासायनिक सूत्र ZnSO4 × 7H2 होता है, जिसको हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। या फिर जिंक सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, या सफ़ेद थोथा का या कशिश का, तो हमको ऐसा बताना है। फिर है जल हो गया, गर्म जल हो गया, वाष्प हो गया या बर्फ हो गया, ये सभी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। वही भारी जल हो गया या कठोर जल, जिसका सूत्र आपका क्या होता है, D2O होता है। फिर मीथेन, तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है, तथा बेंजीन का सूत्र C6H होता है। ग्लूकोज को पहले ही बताए थे चीनी के बताते समय, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। तो इस तरह से याद रखना, सिंगल बॉन्ड तो N लगेगा, डबल बॉन्ड तो N लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड तो N लगेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम आपको 100 क्वेश्चन के आसपास बताए हैं, जिसमें से गारंटी है कि आपको 10 से 15 नंबर क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के साथ और फिजिक्स के साथ पुनः मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पुनः फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि उसका कुछ कहना ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।